नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max 2017 के अंदर अवेलेबल शेप्स ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने शेप्स में ऑलरेडी कुछ टूल्स पे वर्क कर लिया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ के साथ उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने शेप्स में यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स और आर्क के बारे में बात कर ली थी, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने इस रिलेटेड वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रीवियस वीडियो के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका नाम है डोनट और इसको किसी भी व्यू के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं इसे फ्रंट व्यू पे क्रिएट कर देता हूँ। इसमें डोनट शेप के अंदर आपको दो सर्कल्स मिलेंगे। फर्स्ट सर्कल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, सेकंड सर्कल क्लिक छोड़ने के बाद क्रिएट होएगा। और इसकी भी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो वीडियो की स्टार्टिंग में मुझे फर्स्ट इन सभी टूल्स को एक बार दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि इस टूल में और कौन कौन सी डिटेल्स हो सकती है। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर और सबसे पहले रेंडर पे क्लिक करेंगे। रेंडर के अंदर हमें दो ऑप्शंस ऑन करने पड़ते हैं, इसके बिना हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अनेबल इन रेंडर, जो कि रेंडर यानी कि आउटपुट के लिए विजिबल करेगा, और दूसरा होता है अनेबल इन व्यू पोर्ट, ताकि हम उसे अपने व्यू पोर्ट के अंदर भी देख सके। वैसे भी हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक वायर फ्रेम के अंदर रहता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहाँ पर अब वो एक ऑब्जेक्ट की शेप में शो कर रहा है। अब इसके बाद इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको शेप के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट आपको मिलता है रेडियल और सेकंड आपको मिलता है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर रेडियल पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगी थिकनेस, जो कि इस शेप की मोटाई होती है सिलेंड्रिकल मोटाई के लिए। और दूसरा इसके अंदर आता है स्लाइड। अगर हम साइड्स को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो अभी आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देने वाला, क्योंकि अभी हम प्रीव्यू अपना शेडेड मोड के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे F4 प्रेस करके मैं वायर फ्रेम मोड के अंदर आ जाता हूँ। तो सिलेंड्रिकल शेप को क्लियर करने के लिए जो साइड्स चाहिए होती है वो साइड्स के अमाउंट हम यहाँ से देते हैं। मिनिमम आप 3 साइड्स दे सकते हो और मैक्सिमम जितनी हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होएगा उसको उतना ही सिलेंड्रिकल बनाने के लिए हमें ज्यादा सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो कोशिश करना कि मिनिमम 8, 10 या 12 सेगमेंट्स के अंदर ही इस सिलेंड्रिकल शेप को कंप्लीट कर लो। देन इसके बाद इसमें आता है एंगल। एंगल की रिक्वायरमेंट वहीं पर पड़ती है जहां पर आप इसके कम साइड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3। तो 3 के अंदर आपको यहाँ पर एंगल होते हुए चेंजेस दिखाई देंगे। और कईयों का मैंने देखा है अमाउंट को चेंज करते हुए लोग हिचकिचाते हैं कि कौन सी अमाउंट कब डालनी चाहिए और सबसे फास्ट प्रोसीजर क्या होता है अमाउंट को चेंज करने का। दोस्तों, अगर आपको अमाउंट के बारे में पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसका एंगल देना है 90 डिग्री, तो मुझे पता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसमें 90 डिग्री दे सकता हूँ। लेकिन कई लोगों को उसमें अंदाजा लगाना पड़ता है, उन्हें एक्यूरेट नहीं पता होता है कि कितना एंगल देना चाहिए या कितने साइड्स देने चाहिए। तो फास्टली इस अमाउंट को मूव करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है? एक तो होता है इस एरो पे सिंपल अप और डाउन पर या तो आप क्लिक करो तो धीरे धीरे आपकी जो अमाउंट है वो एक एक स्टेप इंक्रीज और डिक्रीज होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप क्लिक प्रेस करके रखोगे तो बहुत ही फास्टली सीक्वेंस से इसकी जो अमाउंट है वो चेंज होगी। और इससे भी एक और फास्ट प्रोसीजर होता है, वो होता है कि आप क्लिक प्रेस करके रखो देन ड्रैग करो। अगर आप अप और डाउन ड्रैग करोगे तो इसकी जो अमाउंट है वो आपके क्लिक प्रेस करके रखने से भी ज्यादा फास्ट चेंज होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिस्पॉन्स बहुत ही धीरे धीरे चाहिए या फिर स्टैंडर्ड लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, या फिर बहुत ही फास्टली आपको अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, यानी कि बहुत ही इंस्टेंट अगर आपको चेंजेस देखने हैं तो आप ड्रैग करके इसके बीच में डिफरेंसेस देख सकते हो। अब हम चले जाते हैं रेक्टेंगल के अंदर। तो रेक्टेंगल में दो चीजें आपको दिखाई देती है, एक होता है लेंथ और दूसरी होती है विड्थ। तो इसको हम चेंज करके यहाँ पे देख पा रहे हैं। देन इसके बाद आ जाता है एंगल। रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जब आप एंगल को चेंज करोगे तो आपको इजिली दिख जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको 2 कॉर्नर्स ही दिखाई देते हैं। देन इसके बाद हम चले जाते हैं एस्पेक्ट पर। एस्पेक्ट यूज करा जाता है स्ट्रेच करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं इसकी अमाउंट इंक्रीज करूंगा तो आप देखोगे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो अब स्ट्रेच हो रहा है। कुछ इस टाइप का एक
न्यू ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट कर दिया है। देन इसको हम नॉर्मल ही रहने देते हैं, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट क्या अमाउंट थी वो मुझे नहीं पता थी। देन अब जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है उसकी हम बात कर लेते हैं। एक तो इसके अंदर आता है इंटरपोलेशन। एक तो हमने सिलेंड्रिकल शेप के अंदर साइड्स दिए थे जो कि सिलेंड्रिकल शेप को प्रॉपर क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ऐसे ही आप देख पा रहे हो कि ये जो सर्कल बना हुआ है तो इस रेडियस को भी तो क्लियर करने के लिए कोई स्टेप चाहिए होते हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं इंटरपोलेशन के अंदर अवेलेबल दूसरे स्टेप्स। इस स्टेप्स को अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें भी डिटेलिंग इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और मोस्टली अगर इस टाइप के डिजाइन आपको चाहिए हो तो जो आपके रूम के अंदर कॉर्नर डिजाइन बनाए जाते हैं उसके लिए भी हम इन शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इंक्रीज करके देख लेते हैं। मैं इसको रख लेता हूँ 12 स्टेप्स। देन इसके बाद नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने नेचर के अकॉर्डिंग बताया था कि डोनट के अंदर 2 सर्कल्स बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक रेडियस एडजस्ट करने के लिए और दूसरी रेडियस एडजस्ट करने के लिए मिलेगी। तो ये तो थी हमारी डोनट की प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, दोबारा से क्रिएट में शेप्स के अंदर, और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड जॉन। क्लिक करते हैं इस पे और ड्रैग करके देखते हैं। अगर किसी ने ग्राफिक्स करा हुआ है तो वहां पर इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पॉलीगन, लेकिन यहाँ पे पॉलीगन एक अलग से टूल है इसलिए इसका नाम रखा गया है एनजॉन। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग का जो रेंडर प्रोसीजर है वो आपको सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स में शेप्स के अंदर, चाहे आप कोई सी भी शेप ओपन करके देख लो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, उसके अंदर आपको रेंडर ऑप्शन सेम ही मिलेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होने वाला, एक पॉइंट का भी नहीं। अब हम चले जाते हैं मॉडिफाई के अंदर और इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें इंटरपोलेशन है, इसको अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं क्योंकि इसमें जो लिमिटेशन है वो है इसके स्ट्रेट कॉर्नर्स की। इसके कॉर्नर कोई राउंडेड नहीं है, अगर राउंडेड होते तब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती इसके इंटरपोलेशन को चेंज करने की। देन इसके नीचे आ रहा है रेडियस जो कि इसकी सर्कल के अमाउंट को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। देन इसके बाद हम देखते हैं साइड्स। इस शेप के अंदर आप साइड्स भी लिमिटेड कर सकते हो, जैसे कि बाय डिफॉल्ट 6 साइड्स जो कि एक स्क्रू शेप क्रिएट कर रही है उस टाइप का इसके अंदर ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी साइड्स को कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। देन इसके बाद इसमें जो एडवांस ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है वो है कॉर्नर रेडियस। यहाँ पे कॉर्नर रेडियस जब मैं इंक्रीज करूंगा तब आप देख पाओगे कि इसके कॉर्नर जो है वो राउंडेड हो रहे हैं, और कॉर्नर राउंडेड होने के बाद हम अब इंटरपोलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स आ रहे हैं, इसमें कितनी डिटेलिंग देनी है और कितनी नहीं देनी है ये अब आपके स्टेप्स पे डिपेंड करता है। तो चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो या ट्रायंगल शेप हो या कोई और शेप, जब इसके कॉर्नर राउंडेड हो जाएंगे तब आप इसके अंदर इंटरपोलेशन का इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये हमारी सेकंड शेप भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट शेप के अंदर। इसमें आता है स्टार शेप। स्टार यहाँ पे क्रिएट करते हैं और फर्स्ट क्लिक जब मैं रिलीज करूंगा तो इसके बाद इसके इनसाइड या आउटसाइड, क्योंकि स्टार के अंदर 2 कॉर्नर होते हैं, एक आउटसाइड होता है और एक इनसाइड होता है, तो दोनों को मैनेज करने का ऑप्शन आएगा। अब सेकंड चॉइस के अंदर आप पे डिपेंड करता है कि आप सेकंड ऑप्शन को इनसाइड रखना चाहते हो या फिर आउटसाइड रखना चाहते हो। तो मैं फिलहाल अभी इस जगह के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनसाइड कर लेता हूँ। देन मॉडिफाई के अंदर जाके इसकी प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसके अंदर आपको रेडियस के अंदर मिलेगा फर्स्ट अमाउंट जो आउटर एरिया के लिए है, सेकंड अमाउंट इसके अंदर इनसाइड एरिया के लिए यूज करा जाता है। देन थर्ड इसमें आता है पॉइंट्स, यानी कि कितने कॉर्नर्स आपने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। देन इसके बाद आता है डिस्टोरेशन। डिस्टोरेशन को अगर मैं इंक्रीज करके देखूं तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो इसके साइड्स हैं एक एंगल के अकॉर्डिंग जो दूसरा एंगल है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा ताकि ये एक निंजा ब्लेड की तरह जो कटर्स होते हैं उस टाइप का इफेक्ट क्रिएट कर सके। तो ये बेसिकली एक कटर टाइप का इफेक्ट बन गया है। अगर मैं इसके अंदर ज्यादा सेगमेंट दे दूं तो ये प्रॉपर एक सर्कल जो ब्लेड होता है उस टाइप का इफेक्ट क्रिएट कर देगा। देन अब इसके अंदर आगे के ऑप्शन देखते हैं। इसके अंदर आ रहा है फिल्टर रेडियस। फिल्टर रेडियस 1 अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो इसका एक कॉर्नर हमें राउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम ज्यादा नहीं कर सकते। इसके अमाउंट मुझे मिनिमम लेकर ही चलनी होगी जितने में ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक लगे। तो यहाँ पे इसकी रेडियस ठीक लग रही है। सेकंड अमाउंट की रेडियस भी एडजस्ट करके देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप की शेप, वाह बढ़िया है। इस टाइप की शेप भी हम क्रिएट कर सकते हैं इन दोनों रेडियस के थ्रू। और बेसिकली कई बारी क्या होता है कि नए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी सीखने को मिलता है जब हम डीपली इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं।
हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले इसी टाइप के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।